एनसीईआरटी रिव्यू सीरीज में चैप्टर 3 आरंभिक नगर क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री। दोस्तों को अच्छा है कि एनसीईआरटी में ये चैप्टर पढ़ाते हुए छूट गया था बीच में, तो इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए काफ़ी सारे लोगों के मैसेज आए थे और यह चैप्टर वास्तव में महत्वपूर्ण है भी, क्योंकि हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कुछ विशिष्ट जानकारियाँ इस चैप्टर से हमें मिलती हैं। तो इस चैप्टर को हम कंप्लीट फटाफट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा की स्टोरी पर। जो पुरानी इमारतें होती हैं वो अक्सर अपनी कहानी को बयान करती हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाए जाने का काम हो रहा था, तो इस समय काम में जुटे जो तमाम सारे मजदूर और इंजीनियर थे, उन्हें अचानक से हड़प्पा का पूरा स्थल मिला जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि ये एक ऐसा खंडहर है जहाँ से उन्हें काम के लिए अच्छी ईंटें मिल सकती हैं। ये सोच करके उन्होंने उन खंडहरों से हज़ारों ईंटें उखाड़ लीं और उनसे रेलवे लाइनें बिछा दी। इस तरीके से काफ़ी सारी इमारतें जो थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई। और उसके करीब 80 साल बाद पुरातत्वविदों ने जब इस स्थल को ढूंढा और पता लगाया कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसीलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरा स्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण करीब करीब आज से लगभग 4700 साल 4700 साल पहले हुआ था। इन नगरों की विशेषताओं के बारे में बात करना इंपॉर्टेंट है और वहीं से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे सामने पूछे जाते हैं। ये जो सारे के सारे नगर हैं, ये आधुनिक पाकिस्तान, पंजाब, सिंध प्रांत, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब प्रांत, इन सभी स्थलों में पुरातत्वविदों को तमाम सारी अनोखी वस्तुएं मिली हुई हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन, बर्तन जिन पर काले रंग के पॉलिश हैं, उन पर चित्र बने हुए हैं, पत्थर के मोहरे, मन के, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड इत्यादि। उपमहाद्वीप के आरंभिक नगरों की बात मैप में भी करेंगे। इन नगरों में कई दो या ज़्यादा हिस्सों में विभाजित थे। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ करता था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा गया है। दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पक्की ईंटों की बनी होती थी। इनकी ईंटें इतनी अच्छी पकी हैं कि हजारों सालों बाद भी आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही हैं। दीवारें बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई हैं। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में एक खास तालाब बनाया गया है जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। ये कहाँ पर है? मोहनजोदड़ो में। मैप में देख लेते हैं। ये है हमारी चेनाब नदी, झेलम, चेनाब, रावी, और ये है हमारा हड़प्पा रावी नदी के किनारे राखीगढ़ी, कालीबंगा, इसके बाद में गंवेरी वाला, फिर सिंधु नदी बहते हुए मोहनजोदड़ो और सुतका को। साथ ही में गुजरात वाले हिस्सों में बात करें तो धौलावीरा और सुतकोर्दा, और इसके साथ में गुजरात वाले हिस्सों में एक बंदरगाह लोथल। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया। इसमें पानी के रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई। इस सरोवर में दो तरफ उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ पर विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते होंगे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। तो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, कालीबंगा और लोथल भी, यहाँ से अग्निकुंड मिले हैं। संभवतः यज्ञ किए जाते रहे होंगे यहाँ पर। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे कुछ बड़े बड़े नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हुए हैं। मान स्नानागार का चित्र यहाँ पर हम देख सकते हैं। भवन, नाले और सड़कों की बात करें, इन नगरों में आमतौर पर एक या दो मंजिला इमारतें होती थी। घर के आंगन चारों ओर बनाए गए हैं। घर की जो आंगन है वो घर का जो आंगन है उसके चारों ओर कमरे बनाए गए हैं। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बहता रहे। तो जल निकास प्रणाली, ये हड़प्पा सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। नगरीय जीवन की यदि हम बात करें तो हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगरों की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते हैं। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोग को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते रहे होंगे। शायद लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी के बने आभूषणों जैसे कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर लिखते थे और शायद अन्य चीज़ों पर लिखते रहे होंगे जो नहीं बच पाई। इसके अलावा शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या अन्य किसी उद्योग स्थल की तरह चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, और साथ ही ये सुदूर देशों के किस्से, कहानियाँ, मिट्टी से बने खिलौने भी मिले हैं।
जिनसे बच्चे खेलते होंगे। सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना हुआ नाला, फिर ऊपर एक कुआं, बाईं ओर हड़प्पा की एक मोहर, इस मोहर के ऊपर एक चिन्ह में खास लिपि में है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक इस लिपि का पता और पढ़ने में सफलता नहीं मिल पाई है। संभवतः यह लिपि पिक्टोग्राफिक अर्थात भाव चित्रात्मक रही होगी। नगर और शिल्प की हम बात करें तो इसमें अधिकतम पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी की धातुओं से बनाई गई चीजें मिली हुई हैं। तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन दोनों बनाए जाते थे। यहाँ से मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मन के बांट और फलक हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी का एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फ्रेयंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ कहते हैं कि जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना। फ्रेयंस क्या होते हैं? पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फ्रेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती है। उसके बाद उन वस्तुओं पर चिकनी परत चढ़ाई जाती है। चिकनी परत के रंग को प्राय नीले या हल्के समुद्री रंग से रंग दिया जाता था। फ्रेयंस से मन के चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। कच्चे माल की खोज में कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप में मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक इनका उत्पादन करते हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं। इसके बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता था। हड़प्पा के लोगों को कई चीज़ें नहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे वे दूर दूर से इनका आयात करते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली टिन धातु का आयात आधुनिक ईरान से और अफगानिस्तान से किया जाता था। टिन का आयात कहाँ से होता था? तो ईरान और अफगानिस्तान से। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो टिन है ईरान और अफगानिस्तान से इसका आयात किया जाता था। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो तांबे का जो आयात है वो राजस्थान और ओमान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक, बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। नगरों में रहने वाले लोगों के भोजन के लिए बात करें तो पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, तिल और सरसों उगाते थे। जुताई वाले हल का एक खिलौना मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वो खेती को समृद्ध रूप से करना जानते हैं, और तमाम सारे पानी का संचय किया जाने से ये पता चलता है कि जरूरत पड़ने पर उनसे फसलों की सिंचाई की जाती रही होगी। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खादिर बेद के किनारे धौलावीरा नगर बसा हुआ था। वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त हैं। वहीं धौलावीरा के नगर को 3 भागों में बांटा गया है। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई हैं और इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इन नगरों में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं में पाए गए हैं। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाले साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल एक ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरें, मुद्रांकन और मोहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से उनकी छाप मिले हुए हैं। लोथल का एक बंदरगाह या बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहां समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहां पर माल चढ़ाया और उतारा जाता रहा होगा। मुद्रा और मुद्रांकन या मोहरबंदी की बात करें तो मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते थे।
सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 3900 साल पहले 3900 साल पहले एक बदलाव देखने को मिला। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहर और बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई। सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए गए। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गईं। अन्यों का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि इन नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का कुछ असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो कुछ भी हुआ, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गईं। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में हमने 5 और 8 अध्याय में पढ़ा है, जो प्लेलिस्ट में वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अन्यत्र की बात करें तो उसी समय मिस्र में नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र के अधिकांश भाग, जो कि रेगिस्तान है, लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इतने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को ममी कहा जाता है। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थीं, जिनमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल हैं। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन और दौलत खर्च की जाती थी। कुछ उपयोगी शब्द हमें सीखने को मिले, जिसमें नगर, नगर दुर्ग, शासक, लिपिक, मुहर, शिल्पकार, धातु विशेषज्ञ, कच्चा माल, हल और सिंचाई। सुमेलित करने की बात करें तो तांबे को 2 स्थानों से आयात किया जाता था। विशेष रूप से तांबे का आयात किया जाता था राजस्थान से। सोने की यदि हम बात करें तो सोना कर्नाटक के हिस्सों से आयात किया जाता था। टिन, अगर हम टिन की बात करें तो टिन को आयातित करने के लिए और बहुमूल्य पत्थर, 2 चीज़ें बची हैं। टिन को आयात करने के लिए अफगानिस्तान से टिन का आयात किया जाता था, जबकि जो बहुमूल्य पत्थर था उसका आयात गुजरात और बाकी कुछ विदेशी हिस्सों से किया जाता था। तो ये हो गए इसके मैचिंग। तांबा राजस्थान से, सोना कर्नाटक से, टिन अफगानिस्तान से, बहुमूल्य पत्थर गुजरात से। महत्वपूर्ण तिथियों की बात कर लेते हैं। मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले आरंभ हुई। नगरों का आरंभ लगभग 4700 साल पहले हुआ। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत लगभग 3900 साल पहले। अन्य नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले आरंभ हुआ। तो यह था चैप्टर 6 क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री का। आप इसको देखकर अच्छे से तैयार कर लें। थोड़ी देर में हम इससे जुड़े हुए प्रश्नों को हल करेंगे। थैंक यू सो मच।